इस वीडियो में हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट पे चर्चा करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। इससे पहले कि हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की बात करें, क्या हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पहले कभी सुना है? क्या ये कहानियां पहले भी कही गई हैं? क्या आपको सुनाई गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने डॉपलर इफेक्ट को पहले सुना है। क्लास 11th में आपने डॉपलर इफेक्ट को पढ़ा है, बट दैट डॉपलर इफेक्ट वाज फॉर साउंड वेव्स। वहां पर जो डॉपलर का प्रभाव था वह ध्वनि के लिए था। तो पहले हम लोग डॉपलर प्रभाव को, डॉपलर इफेक्ट को हम लोग समझते हैं किसके लिए? साउंड के लिए, कि उसमें क्या होता है। सपोज कि यहां पे एक साउंड सोर्स है एंड दैट साउंड सोर्स इज प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स ऑफ सम सर्टन फ्रीक्वेंसी। कुछ निश्चित आवृत्तियों का वो ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर रहा है। रेस्ट में है, विराम में है अभी। और एक लिसनर यहां पर जो श्रोता है, वो श्रोता लिसनर यहां पर वो भी विराम में है। तो मान लीजिए अगर इसकी आवृत्ति न्यू है, अगर ये एक, अच्छा न्यू का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति न्यू कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकंड में न्यू तरंगों को उत्पन्न करता है। किसी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या बताती है आपको? कि वो यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में, एकांक समय में, इकाई समय में कितनी तरंगें उत्पन्न करता है। तो अगर हम दोनों विराम में हैं तो मुझे भी 1 सेकंड में, यानी कि पर सेकंड, प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में, इकाई समय में उतनी ही आवृत्ति सुनाई देगी, मुझ तक उतनी ही आवृत्ति पहुंचेगी। लेकिन क्या हो अगर हम दोनों में से कोई एक गति कर रहा हो? क्या हो सकता है दोनों गति कर रहे हो? दोनों गति कर रहे हो, आपेक्षिक गति हो रहा हो। अगर श्रोता के बीच और श्रोता और स्रोत के बीच, इट मीन्स लिसनर और सोर्स के बीच अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो वहां पर यह फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं, उसको अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का आभास होता है। अपैरेंट मीन्स आभासी फ्रीक्वेंसी उस तक पहुंचती है और उसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो अगर आपको डॉपलर इफेक्ट को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो आप इजीली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि when there is a relative motion between source and listener, when there is a relative motion between source and listener, then there is a apparent change in the frequency of the sound source. Apparent change, apparent means आभासी। जब भी सोर्स और श्रोता के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को एक आभासी आवृत्ति का प्रतीत होता है, आभासी आवृत्ति तक पहुंचती है। उसे ही हम लोग, आवृत्ति में ये जो आभासी परिवर्तन है, आवृत्ति में ये जो अपैरेंट चेंज है, दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ये साउंड वेव के लिए है। अगर आप स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर किसी का वेट नहीं कर रहे हो, ट्रेन का वेट कर रहे हो सकता है ट्रेन में कोई और हो जिसका आप वेट कर रहे हो, तो क्या होता है जब ट्रेन आपको अप्रोच करेगी, जब ट्रेन आपको अप्रोच करेगी, ट्रेन आपको अप्रोच नहीं करेगी, ट्रेन आपकी तरफ आ रही है ट्रेन जब आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसके इंजन की ध्वनि क्या होगी? ध्वनि की आवृत्ति आपको बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब ट्रेन अप्रोच करती है प्लेटफॉर्म की तरफ तो हमको क्या लगता है कि ट्रेन के इंजन की ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रहा है, और जब वही ट्रेन हमसे दूर जाती है तो हमको लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? उसकी आवृत्ति घट रही है। और ये हमको ऐसा लग रहा है, उसके पास आने से बढ़ती हुई प्रतीत होती है, दूर जाने से घटती हुई प्रतीत होती है। और यही जो आवृत्ति का आभासी परिवर्तन है, जो अपैरेंट चेंज है, दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। और ये ध्वनि की बात कर रहे हैं हम लोग, जहां पे ध्वनि की चाल क्या है? प्रकाश के चाल की तुलना में बहुत ही नगण्य है। लेकिन यही डॉपलर इफेक्ट जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, होता भी है इसलिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हो रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे,
लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स, सॉरी वेव, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो जब हम लोग लाइट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, तो ये हो जाता है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। क्यों वहां पे एक रिलेटिविस्टिक वर्ड क्यों ऐड हो गया? क्योंकि हम लोग प्रकाश के चाल की बात कर रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे ना निर्वात में प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल सी है निर्वात में। तो वहां पर रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात हो रही है, या बोले या प्रकाश के चाल की ही बात हो रही है, हम लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे भी सेम चीज होता है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स, लाइट सोर्स कॉस्ड बाई, क्यों हो रहा है ऐसा? कॉस्ड बाई relative motion between source, that is light source and observer। तो लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन है, तो वहां पर लाइट की फ्रीक्वेंसी में जो एक अपेरेंट चेंज है, दैट इज नोन एज रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो है तो वही चीज, बस यहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर यह है, समझो जरा, जब आप नॉर्मल बात करते हो, नॉर्मल में साउंड की बात करते हैं जिसकी स्पीड बहुत ही कम है, तो अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, या सोर्स आपसे दूर जा रहा है, या आप सोर्स की तरफ जा रहे हो, या आप सोर्स से दूर जा रहे हो, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। याद है कुछ 11th में बहुत सारे 8-9 कंडीशन लगा दिया, अलग अलग फॉर्मूलेस आते हैं। लेकिन देखो जब हम लोग लाइट के स्पीड की बात करेंगे, तो यहां पर रिलेटिविटी लग जाता है, इसलिए तो आप इसको रिलेटिविटी के अंदर पढ़ रहे हो। आप चलो या वो सोर्स चल रहा हो, कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। अगर मान लो कि लाइट का सोर्स चल रहा है, तो ये वो सोर्स ये बोल सकता है कि मैं तो रेस्ट में हूं, ये बंदा चल रहा है, मीन्स जो ऑब्जर्वर वो चल रहा है। तो वहां पर वेदर द सोर्स इज मूविंग और द ऑब्जर्वर इज मूविंग डजंट मैटर, बस मूविंग है। ठीक है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए बस। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक डेरिवेशन करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अपने मेन डेरिवेशन में एंटर करें, प्रवेश करें, हमको वेव और तरंगों से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं पता होनी चाहिए। हम जनरली जो है वेव्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये तो सबसे टॉप वाला पॉइंट है, इसको आप क्रेस्ट बोलते हो, क्रेस्ट। सबसे बॉटम जो पॉइंट है ये ट्रफ है, ट्रॉप, और हिंदी में इसे शिखर या स्विंग कहते हैं, और ये गर्त है। और दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दैट इज नोन एज लैम्डा, तरंग दैर्ध्य है ये। एक के बाद एक जो शिखर हैं उनके बीच की जो दूरी है वो तरंग दैर्ध्य है। लेकिन यहां पे हमको आवृत्ति की बात करनी है, तो आवृत्ति समझना पड़ेगा। न्यू आवृत्ति होता है, कैपिटल टी आवर्तकाल है, और ये भी आपको संबंध तो पता ही है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। अगर पता नहीं है तो लो पता चल गया, न्यू इज इक्वल टू 1/t और टी इज इक्वल टू 1/न्यू, डजंट मैटर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या होता है आवृत्ति? देखो एक सेकंड में, अभी हमने बात करी भी थी, एक सेकंड में सोर्स जितने वेव्स प्रोड्यूस करता है, जितनी तरंगें उत्पन्न करता है, वो आवृत्ति है। एक सेकंड में, इकाई समय में, एकांक समय में, एक सेकंड में जितने वेव्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द सोर्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सोर्स, वह आवृत्ति होती है उस स्रोत की। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज एक्चुअली द टाइम इंटरवल बिटवीन द इमिशन ऑफ टू वेव्स। दो तरंगों के उत्पन्न हो, दो क्रमागत एक के बाद एक सक्सेसिव कंसेक्यूटिव तरंगों के बीच
उत्पन्न होने के, तरंगों के उत्पन्न होने के बीच का जो समय अंतराल है उसे आप बोलते हो टाइम इंटरवल, दैट इज टाइम पीरियड। इसको आप, हम लोग जब तरंगों की बात करेंगे कि तरंग उत्पन्न हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यार क्रेस्ट उत्पन्न कर रहा है। हम लोग किसी टर्म को भी ले सकते हैं, हम लोग क्रेस्ट को लेंगे। तो कैसे परिभाषित करोगे आप टाइम पीरियड को? मान लो किसी भी टाइम पे वो पहला क्रेस्ट उत्पन्न किया, फिर कुछ क्षण के बाद दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न किया, लेकिन ये भी याद रखना है कि जब तक वो दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न करेगा पहला क्रेस्ट आगे जा चुका है, पहला क्रेस्ट आगे जा चुका है। तो ये है पहला क्रेस्ट, ये हो जाएगा सेकंड क्रेस्ट। इन दोनों को उत्पन्न होने के बीच में जो समय का अंतर है यही समय अंतराल है, और समय अंतराल का उल्टा हो जाता है आवृत्ति। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर जो हम यहाँ करने आए हैं। वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो चलो मान लो कि ये रहा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एस प्राइम, और एस प्राइम में ही एक सोर्स है हमारा गुलाबी गुलाबी पिंक कलर का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी उसके फ्रेम से ही बात कर लेते हैं। एस प्राइम फ्रेम से या फ्रेम में जो भी गणना हो रही है अभी उसी के फ्रेम में हो रही है। ध्यान देना, अच्छे समझा रहा हूं बहुत ही ध्यान से, कि सपोज माना लेट कि ये एक क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है। दिस इज द फर्स्ट क्रेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, फर्स्ट क्रेस्ट है एट अ टाइम t1, प्राइम लगा देते हैं क्योंकि एस प्राइम फ्रेम के लिए है। तो मान लीजिए कि t1 प्राइम टाइम पर वहां पे ये जो सोर्स है वो एक क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद आफ्टर सम टाइम इंटरवल, कुछ क्षण के पश्चात, समझ लो क्षण जो है t1 प्राइम प्लस डेल t1 प्राइम, डेल t1 प्राइम है, यानी डेल t1 प्राइम टाइम के बाद वो दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है, सेकेंड क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है। दिस इज सेकेंड क्रेस्ट। ऐसा नहीं है कि अलग डिजाइन हो गया, दिस इज सेकेंड क्रेस्ट। तो अब सर इसको आप पीछे क्यों लिख दिए? क्योंकि देखो जब पहला प्रोड्यूस हुआ तो दूसरा था ही नहीं। जब वो दूसरा प्रोड्यूस किया तब तक पहला आगे जा चुका है, जब तक वो दूसरा प्रोड्यूस करेगा तब तक वो पहला आगे जा चुका है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो। तो यहां पे देख लेते हैं उसी के फ्रेम से दो क्रेस्ट के बीच का समयांतराल। ठीक है, कितना है समयांतराल? तो ये तो हमने ले लिया है कि चलो यार डेल t1 प्राइम है, डेल t1 प्राइम, डेल t1, ओहो यहां पे t1 लिखने क्या मतलब है? यहां तो बस डेल t प्राइम ही लिख दो। तो ये समय का अंतराल है दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के इमिजन में जो टाइम का गैप है उस फ्रेम से, एस प्राइम फ्रेम से ही देखे जाने पर ये कितना है? डेल t प्राइम है। और अब हम जानते हैं कि अगर ये समय अंतराल है तो इसका उल्टा क्या होगा? आवृत्ति हो जाएगी। तो यह वास्तविक आवृत्ति है, ये इस स्रोत की, ये इस सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसका उल्टा होता है। और अब हम आते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। अभी तो हो गया, वहां पे जो होना था हो गया। हम लोग अब यहां पर हम लोग हैं, यानी हम लोग पृथ्वी पे हैं। हम पृथ्वी को ले लेते हैं एस फ्रेम, ये एस प्राइम है। यहां पे गुलाबी गुलाबी आपका सोर्स है। कलर में परिवर्तन नहीं करता मैं रंग नहीं बदलता ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी है, नीले कलर की हमारी प्यारी सी पृथ्वी। और ये आपको पता ही है कि ये v वेग से भाग रहे हैं जनाब, सोर्स भाग रहा है, हमसे दूर जा रहा है अर्थ से। तो उसके लिए, इस फ्रेम के लिए ये सोर्स तो रेस्ट में ही है, और उसके लिए आपने टाइम इंटरवल निकाल लिया, उसके लिए आपने आवृत्ति भी निकाल ली। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे, अर्थ के फ्रेम से देखेंगे, तो हम क्या पाएंगे? देखो तो हम क्या पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एस फ्रेम से, यानी पृथ्वी के फ्रेम से आप लिख सकते हो,
एस फ्रेम यानी कि पृथ्वी के फ्रेम से, पृथ्वी के फ्रेम से, अगर हम पृथ्वी को ले रहे हैं तो पृथ्वी के फ्रेम से, एस फ्रेम से यानी कि पृथ्वी के फ्रेम से क्या होगा। चलो मान लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वो कौन से टाइम पे, T1 टाइम पर पहला क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है, T1 टाइम पे, सॉरी फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट क्रेस्ट, ये पहला क्रेस्ट वो प्रोड्यूस करता है। ओके ठीक है, हम जब देख रहे हैं, जब हम लोग यहां से एस फ्रेम से देख रहे हैं तो T1 समय पे पहला प्रोड्यूस किया। ओके, उसके बाद क्या करेगा वो, जरा ध्यान दीजिए, कुछ समय डेल टी के बाद, T1 प्लस डेल टी के बाद वो दूसरा प्रोड्यूस करेगा। हम जब यहां से देख रहे हैं तो हमको लगता है कि चलो सेकंड प्रोड्यूस किया, फिर इसको बाद में लिखा है क्योंकि जब तक ये प्रोड्यूस होगा ये आगे जा चुका है। तो यहां पर हम देख रहे हैं पृथ्वी के फ्रेम से दो क्रेस्ट के बीच का समय अंतर, दो क्रेस्ट के बीच समयांतराल, दो क्रेस्ट के बीच समयांतराल कितना हो जाएगा, हमने ले लिया डेल टी हो जाएगा। पहला T1 पे, दूसरा T1 प्लस डेल टी पे है, दोनों के बीच का अंतर ही समयांतराल है। अब थोड़ा सा आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक जो टाइम डायलेशन, समय का विस्तार जो आपने पढ़ा है उसको यहां पे यूज करना है। जब हमने बोला कि डेल टी प्राइम समय का अंतर है दो क्रमागत, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का, तो क्या ये दोनों ही क्रेस्ट एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देखो पहला क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, फिर यार वहीं से दूसरा क्रेस्ट भी तो प्रोड्यूस किया ना, क्योंकि इस फ्रेम के सापेक्ष तो ये विराम में है, यानी कि जो पहला इवेंट है और जो दूसरा इवेंट है दोनों एक ही समय पे हो रहा। पहला इवेंट और दूसरा इवेंट दोनों समय नहीं, दोनों एक ही बिंदु पे हो रहा। और जहां पर दो इवेंट एक ही पॉइंट पे हो, उनके बीच का जो टाइम का गैप है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर टाइम इंटरवल बोल सकते हो आप, प्रॉपर टाइम इंटरवल, समझिए आप। तो ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है जो कि एस प्राइम फ्रेम से ही हमने ऑब्जर्व, मतलब वहां का जो ऑब्जर्वर है वहां पे जो चीजें हो रही हैं, तो ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है। लेकिन जब हम पहला इवेंट देखेंगे कि चलो यार ये एक फर्स्ट क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है, फिर वो दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है डेल टी समय के बाद, तब तक तो ये आगे जा चुका होगा, सोर्स आगे जा चुका होगा, यानी दूसरा इवेंट दूसरे बिंदु पे होगा, दूसरे पॉइंट पे होगा। तो ये इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है। और हम जानते हैं कि प्रॉपर टाइम इंटरवल सबसे छोटा होता है, और डेल टी जो होगा जो कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है, तो आप इस इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल को कैसे लिख सकते हो, डेल टी प्राइम अपॉन रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसीलिए आपको कभी भी डेल टी और डेल टी प्राइम करके याद नहीं करना चाहिए। ये है प्रॉपर टाइम इंटरवल और ये है इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम इंटरवल से देखिए, उसमें जब आप भाग देते हो तो ये बड़ा मिलेगा आपको, छोटा आएगा ना, ये देखोगे अगर आप भाग करके देखिए आप। तो अब ये आ गया आपका कि हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमको इतना टाइम का गैप, समय अंतराल मिलता है दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का। तो अगर यहां पे देखूं, इसको मैं एक्सप्रेस कर दूं, डेल टी की वैल्यू मैंने निकाली है, ऐसा है, और ये रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेल टी आपके सामने है, डेल टी 1 अपॉन न्यू नॉट रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये मत जाना कहां से आ गया, यहां से आ गया। डेल टी प्राइम की वैल्यू ये है। चलो, तो ये तो बात हो गई कि जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो हमको दो कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक जो क्रेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, हमको यहां से उतना समय का अंतर लगता है, दिखता है। लेकिन बात ये नहीं है कि वो कितने समय के अंतर के बाद उत्पन्न कर रहा है। हम अगर देख रहे हैं कि कितने समय के बाद, समय के अंतर के बाद वो उत्पन्न कर रहा है, बात ये है कि वो कितने समय के अंतर के बाद हमारे तक पहुंच रहा है, उससे हम आवृत्ति की गणना करेंगे।
उत्पन्न कितने में हो रहा है, कितने समय के अंतर में, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको तो वो दिखेगा कि कितने अंतर में हम तक पहुंच रहा है। तो अब थोड़ा सा मोर लॉजिकल और लॉजिकल होइए और दिमाग लगाइए। ये मैं बना दिया पृथ्वी का फ्रेम और ये मैं बना दिया उस सोर्स का फ्रेम, क्योंकि मैं रंग नहीं बदलता, तो ये नीला है तो नीला ही रहेगा, पृथ्वी है जी, यही हमारा ऑब्जर्वर है और ये हमारा सोर्स है। और इसके बाद हम देख रहे हैं क्या कि देखो यार, ये तो V से भाग रहा है, ये S प्राइम है, ये S है। ओके, तो अब हम लोग अभी भी जो भी बात करेंगे वो S फ्रेम से ही बात करेंगे, पृथ्वी के फ्रेम से ही देखेंगे, पृथ्वी के फ्रेम से ही देखना है हमको, पृथ्वी के फ्रेम से जो भी देखना है पृथ्वी के फ्रेम से देखना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि पहला इवेंट होता है ये, तो यहां से पहला क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है, T1 समय पे पहला क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, T1 समय पे पहला क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है। लिखता हूं मैं पहले, तो जो प्रोड्यूस किया है वाली बात हो गई, सॉरी वो बात हम कर चुके हैं कि प्रोड्यूस किया इतना इतना, हमको प्रोड्यूस करने से मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि पहुंचता कितने में है। तो पहला क्रेस्ट उत्पन्न हुआ, पहला क्रेस्ट, पहला CRST क्रेस्ट उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ यार, अरे ये क्या लिख रहा हूं, पहला क्रेस्ट उत्पन्न हुआ T1 समय पे, पहला क्रेस्ट उत्पन्न हुआ T1 समय पर, लेकिन वो पहुंचा कब हमारे पास, ये पॉइंट की बात है। मान लीजिए कि जब वो यहां से D दूरी पे था तो पहला क्रेस्ट उत्पन्न किया, पहला क्रेस्ट उत्पन्न किया, तो यार क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग ही है तो ये C यानी कि प्रकाश की चाल से ही चलेगा। तो उस उत्पन्न क्रेस्ट को, तरंग को हम तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा। पहुंचने में समय कितना लगा, देखिए पहले क्रेस्ट के पृथ्वी पर पहुंचने का समय, पृथ्वी पर पहुंचने का समय, ध्यान दीजिएगा, पहुंचने का समय मतलब ये हम तक पहुंच रहा है, कितना हो जाएगा, T1 प्लस समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो इतने समय में हम तक पहला क्रेस्ट पहुंचेगा, उत्पन्न हुआ T1 समय पे, पहुंचेगा T1 प्लस D/C समय पे, T1 प्लस D/C समय पे। और अब चूंकि देखिए, चूंकि क्या हो रहा है, ये क्रेस्ट क्रेस्ट नहीं, ये फ्रेम हमसे V वेग से भाग रहा है। तो मान लीजिए क्या, हमने तो ये देखा ही है कि डेल्टी समय के बाद वो दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न करता है। तो डेल्टी समय में ये कितना दूर जा चुका है, क्योंकि वो अब बैठ के वेट थोड़ी कर रहा है, अब तो चल रहा है ना, अब तो चल रहा है, सोर्स यहां पे आ चुका है। कितने समय के बाद, डेल्टी समय के बाद, ये समय कितना हो जाएगा, ये डेल्टी समय के बाद वो वहां पहुंच चुका है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, V इंटू डेल्टी हो जाएगी। V इंटू डेल्टी क्यों, क्योंकि ये फ्रेम V वेग से जा रहा है। डेल्टी समय के बाद जब वो यहां होगा तो यहां से वो दूसरा क्रेस्ट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न करेगा, तब तक वो हमसे, मतलब प्रारंभिक जो पहली अवस्था थी, जो पहली स्थिति थी, जो पहला पोजीशन था, उससे कितना दूरी जा चुका है, कितना डिस्टेंस जा चुका है, V डेल्टी जा चुका है। तो अब थोड़ा सा देखो, जरा ध्यान दो, दूसरे क्रेस्ट के उत्पन्न होने का समय, दूसरे क्रेस्ट के, पहले क्रेस्ट के, दूसरे क्रेस्ट के उत्पन्न, अरे यार यहां तो सही लिखा था मैं, क्योंकि यहां मैं दूसरे वे में लिखा हूं ना, सॉरी, यही दिक्कत होती है। नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है यार, नकल के लिए भी अकल चाहिए होता है। पहला क्रेस्ट उत्पन्न हुआ, दूसरे क्रेस्ट के उत्पन्न, तो यहां भी वही लिख देता हूं, दूसरे क्रेस्ट या दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न हुआ लिखो यार, चलो, दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न हुआ, दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न
हुआ। तो बताओ यार, दूसरा क्रेस्ट उत्पन्न कब हुआ? जी हाँ, जो T2 ले सकते हो आप, लेकिन पहला हुआ था T1 पे, दूसरा होगा ∆t समय के बाद, यानी कब उत्पन्न होगा? दूसरा उत्पन्न होगा T1 प्लस ∆t समय के बाद। पहला हुआ था समझ लो कि 12 बजे, पहला क्रेस्ट उत्पन्न हुआ 12 बजे, और उसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगते हैं 4 घंटे लगेंगे ना, यहां से 4 घंटे। वही तो ∆t है। तो ∆t एक के बाद जो दूसरा उत्पन्न होता है, एक के बाद जो दूसरा उत्पन्न होता है, उनमें समय का अंतर कितना है? ∆t है। तो दूसरा कब उत्पन्न होगा? T1 प्लस ∆t पे उत्पन्न होगा। लेकिन क्या वो तुरंत आपको मिल जाएगा? नहीं, अब वो इतनी दूरी पे है, वहां से यहां तक आने में भी तो समय लगना है, वहां से यहां तक आने में भी तो समय लगेगा। तो लिखते हैं दूसरे क्रेस्ट के पृथ्वी पर पहुंचने का समय क्या हो जाएगा? देखो, ये इस समय पे तो उत्पन्न किया है, T1 प्लस ∆t समय पे तो उत्पन्न हुआ है, T1 प्लस ∆t पे तो उत्पन्न हुआ है, और उसको यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा? यहां से यहां आने में समय कितना लगेगा? देखो, d प्लस v ∆t अपॉन c लग जाएगा। यही तो समय का फॉर्मूला है, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां सॉरी, टाइम ही तो निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक आने का समय हो गया इतना। तो वो आपको उत्पन्न होने के इतने समय के बाद आप तक पहुंचेगा। जो सेकंड क्रेस्ट है उत्पन्न हुआ है इस समय पर, लेकिन यहां से यहां तक आने में उसको लगेगा इतना समय, तो आपको इतने समय के बाद मिलेगा d प्लस v ∆t अपॉन c। और अब हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं, बहुत ही करीब आ चुके हैं। अब देखिए, गुलाबी पे नजर डालिए। पहला क्रेस्ट मिला, पहला तरंग आपको मिला इस समय पे, दूसरा तरंग मिला आपको इस समय पे। ध्यान दीजिए, हम लोग अब अर्थ पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, उत्पन्न होने वाली बात नहीं हो रही है। पहला पहुंचा इस वाले समय पे, दूसरा पहुंचा इस वाले समय पर। तो ये जो दो तरंगें, दो क्रेस्ट आप तक पहुंची हैं, उनके बीच का समय का अंतर कितना है? लिखता हूं, दो क्रेस्टों, यानी वही दो क्रेस्ट के पृथ्वी पर पहुंचने, दो क्रेस्ट के पृथ्वी पर पहुंचने का समयांतर या समयांतराल। तो क्या होगा? दूसरा कब पहुंचा है? दूसरा पहुंचा है T1 प्लस ∆t। अब यहां पे ये मत सोचना कि माइनस लगाया हूं, गलती हो सकती है आपसे, गलती नहीं करना। दूसरा पहुंचा है T1 प्लस ∆t प्लस d प्लस v ∆t अपॉन c। T1 प्लस ∆t प्लस d प्लस vt अपॉन c माइनस पहला कब पहुंचा है? पहला पहुंचा है T1 प्लस d अपॉन c। T1 प्लस यानी माइनस हो जाएगा d बाई c। कटेगी, कटाएंगे, इसको इसे कटा देंगे। और देखो, अब थोड़ा ध्यान लगा लो, d बाई सी होगा, ये भी d बाई सी है, ये और ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप तक पहुंचा क्या? आप तक पहुंचा है, ध्यान दीजिए क्या पहुंचा आपके पास, आप तक पहुंचा है, मतलब जो समय का अंतर आपको मिला है ∆t प्लस vt अपॉन, लेकिन vt नहीं है वो, आप गलती कर रहे हो, v ∆t है, क्योंकि ∆t समय के बाद वहां पहुंच गया था। सॉरी, ये ∆t है जी, v ∆t अपॉन c। तो ये है दो क्रेस्ट यानी दो तरंगों के पृथ्वी पर पहुंचने का समय का अंतर, यानी ये हमारे लिए समय अंतराल है। हम तक तरंगे इस समय के अंतर के बाद पहुंचती हैं। हम थोड़ी चीजों को और भी आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमको बात करनी है आवृत्ति के टर्म्स में, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो यहां से अगर मैं ∆t कॉमन निकाल लूं तो क्या मिलेगा मेरे को? अब ये देखिए, ये समय का अंतर है, ये जो आ रहा है आपके पास, ये पृथ्वी पर पहुंचने वाले क्रेस्ट
यानी कि तरंगों के बीच का समय का अंतर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और डेल टी बाहर आ गया तो 1 प्लस वी अपॉन सी लिख सकते हैं इसको। और हम लोग डेल टी को क्या लिख सकते हैं, और डेल टी एक्चुअली में है क्या, डेल टी इज इक्वल टू है, अगर इस फॉर्मूले को देखें आप तो डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डेल टी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके मान को यहां रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन न्यू नॉट अपॉन 1 अपॉन न्यू नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ऊपर में पहले से कोई चीज विद्यमान है जिसको मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा था, लिख सकता हूं, और वो चीज कौन सी है, 1 प्लस वी अपॉन सी है। तो ये जो हमारे पास आया है अभी 1 अपॉन न्यू नॉट 1 प्लस वी अपॉन सी रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अभी समय का अंतर है। और समय के अंतर का उल्टा ही क्या होगा, समय के अंतर का उल्टा ही आवृत्ति होगी। तो अब जो आवृत्ति हम तक पहुंच रही है, हमको जो पता चल रही है, उसको हम लोग यहां लिखते हैं न्यू डैश बराबर न्यू नॉट, क्योंकि ऊपर चला गया, इसको उल्टा करना है, कंफ्यूज नहीं होना है जी। ये हमने जो निकाला है 2 क्रेस्ट के पृथ्वी पर पहुंचने का समय का अंतर है ये, और समय के अंतर का उल्टा ही आवृत्ति होती है। तो ये समय का अंतर है, इसको उल्टा करिए तो ये मिल जाएगा रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई है 1 प्लस वी सी। अब बस हम लोग आ ही चुके हैं अपने मंजिल पे, 1 प्लस वी सी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो न्यू नॉट फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी, और ये है आपका रूट ओवर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी अपॉन सी। ठीक है, तो ये 1 प्लस वी अपॉन सी का पावर 1 है, ये 1 प्लस वी अपॉन सी का पावर 1/2 है। तो जब ये कैंसल होगा तो ये हो जाएगा न्यू नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी अपॉन सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस वी अपॉन सी। और इसको जरा मॉडिफाई करें तो हमको क्या मिलेगा जी, हमको मिलेगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं सी माइनस वी और सी प्लस वी रूट ओवर सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। तो ये देख लीजिए, ये उस स्रोत की वास्तविक आवृत्ति है, और ये वो आवृत्ति है जो पृथ्वी पर बैठकर खड़े होकर हम लोग देखते हैं, जो हमको प्रतीत हो रहा है। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट रूट ओवर सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। तो ये है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। ओके, चलिए अब हम इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे ले चलें। हमने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट नाम की चीजें सुनी हैं, जब चीजें आपसे दूर जा रही होती हैं, हम लोग खगोलीय पिंडों की बात कर रहे हैं, तो रेड शिफ्ट शो करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक रेड शिफ्ट के लिए एक छोटा सा व्यंजक निकाल लेते हैं कि वास्तविक रूप में ये रेड शिफ्ट होता क्या है, अभी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे जो डॉपलर इफेक्ट है, न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट रूट ओवर सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। ठीक है, इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि जो चीजें आपसे दूर जा रही हैं उसकी आवृत्ति कम होती जा रही है, और आवृत्ति कम हो रही है यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसमें वायलेट का तरंग दैर्घ्य कम होता है, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। यानी जो चीजें दूर जा रही हैं वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, उनके स्पेक्ट्रम में तरंगें किधर की तरफ शिफ्ट होंगी, लाल की तरफ शिफ्ट होंगी। यही हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे न्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश, न्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये वास्तविक तरंग दैर्घ्य है उस सोर्स का,
और ये जो हम तक पहुंच रहा है, जो हमको लग रहा है, वो लैम्डा डैश है। लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट रूट ओवर सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी हो जाएगा। सी खत्म हो गया। हमको यहाँ से निकालना है लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उल्टा करूंगा मैं, तो सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी होगा रूट ओवर। और यहाँ से मैं थोड़ा सा एक और चाल चलने वाला हूँ, सी कॉमन निकाल लूंगा, कट जाएगा, तो 1 प्लस वी अपॉन सी 1 माइनस वी अपॉन सी आ जाएगा, लेकिन रूट में है, दोनों रूट में है। तो दोनों को आप सेपरेटली रूट में लगा सकते हो और ऐसा लिख सकते हो कि लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन सी का पावर कितना 1/2, और ये ऊपर जाएगा ना, इसका पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन सी का पावर -1/2। और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, और जो उच्च घात हैं, जो हायर पावर्स हैं, उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, नेग्लेक्जिबल कर देते हैं। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या 1 प्लस वी अपॉन 2c, और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2c। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो सकता है 1 प्लस वी अपॉन 2c का होल स्क्वायर, एंड अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। तो ये दो और ये दो कैंसल हो जाएगा, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन सी आ गया। ये दो यहाँ पे आगे इंटू होगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता है 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर आप जो उच्च घात हैं उनको नगण्य मान लीजिए तो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन सी। इस माइनस को इधर लाइए, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू वी अपॉन सी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन सी। और ये है आपका विस्थापन तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, समझ जाओगे अभी आप। तो इसको डेल लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन सी, ठीक है। तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है कितना v बाई सी लैम्डा नॉट। और डेफिनेटली आप देखोगे कि ये आपको कुछ नंबर मिलेगा, इसका कुछ टाइम्स मिलेगा, ये जितना भी टाइम्स मिले लेकिन मिलेगा, यानी कि अंतर होगा। वास्तविक तरंग दैर्ध्य ये एक्चुअली में है क्या, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट है, ऐसे लिखिए इसको आप। तो वास्तविक तरंग दैर्ध्य और आभासी तरंग दैर्ध्य में जो आप तक पहुंच रहा है उसमें अंतर है, और ये इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और ये पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो तरंग आप तक पहुंच रही है वो वास्तविक तरंग दैर्ध्य से, जो तरंग दैर्ध्य आप तक पहुंच रहा है उसका तरंग दैर्ध्य वास्तविक तरंग दैर्ध्य से ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा है मतलब किधर की तरफ जा रहा है, वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तरंग दैर्ध्य बढ़ता है किसकी तरफ, लाल रंग की तरफ बढ़ता है, लाल रेड कलर की तरफ इंक्रीज होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। इसी को देख के हमने बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी आपके गैलेक्सीज हैं वो रेड शिफ्ट शो करती हैं। इसका मतलब यही है कि वो आपसे दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये था रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।